वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 क्लास 11 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रेस्ट कुछ नहीं होता। एब्सोल्यूट रेस्ट इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट कहलाती हो। उसके बाद हमने स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इन सब को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिस्कस किए थे। और उसी के बेस पर, मैथमेटिकल टूल्स के बेस पर हमने क्या कैलकुलेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है हमारे पास, उनको कैलकुलेट किया था बाय कैलकुलस मेथड। और उस कैलकुलस मेथड में हमने बेसिकली क्या यूज किए थे? इंटीग्रेशन। सो हम दो मेथड उसमें पढ़ चुके थे, कैलकुलस मेथड और सिंपल मेथड, जिसमें हमने सिंपली उनको फॉर्मूले से सॉल्व आउट करना था। नाउ हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड से, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ग्राफिकल मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ग्राफ्स से किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह की मोशन में होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक, हम जो ग्राफ बनाएंगे वो वेलोसिटी और टाइम में बनाएंगे, लाइक दिस। सपोज दिस axis represents time and this axis represents velocity v, or simply we take velocity. This is the origin O. Suppose that क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्म, यानी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। सो जो मोशन होगी वो भी कुछ इस तरह से होगी, लुक लाइक दिस। नाउ इस मोशन को हम ऑरिजिन से स्टार्ट कर सकते थे, बट नहीं किया। रीजन ये है कि ये जरूरी नहीं कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो स्टार्टिंग में वो ओरिजिन से स्टार्ट हो, या ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो, जीरो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो ऑब्जेक्ट चल रहा हो वो इनिशियली जीरो से ही चल रहा हो सकता है उसकी इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो। तो यहां पर ये मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u। और एक टाइम के बाद उसकी फाइनल, इस पॉइंट पर आते आते उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, दिस इज दिस वन, लाइक दिस। सपोज दिस वेलोसिटी इज v। लेट अस से इसको, इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम भी लगा होगा। सो द टाइम कवर्ड बाय दिस of the body is t second. So इसको कुछ नेम्स पुटअप कर लेते हैं, O A B C और E। इसको D मान लेते हैं। एंड द टाइम ट्रेवलिंग बिटवीन दीज टू इज t seconds. So this is uniform acceleration. So this is nothing but slope. ये क्या कहलाता है? स्लोप। और ये स्लोप बना है, ये किस से बना है? इस बेस और इस हाइट के बेस पर बना है। ये जो स्लोप बना हुआ है ये किसके बेस पर बना हुआ है? बेसिकली इस बेस और इस हाइट के बेस पर ये लाइन उठाई गई है, जिसको हमने स्लोप नाम दिया। तो बेसिकली पहले हम कुछ लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर, हमने जो माना, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट moves on a straight path with initial velocity u, with initial velocity u. After time t, after time t, the velocity
of the object, the velocity of the object becomes v, and an object got some acceleration. Why? क्योंकि जो हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, v है, u है, और फाइनल स्पीड कितनी हो गई, v। तो वेलोसिटी में चेंज आया, और वेलोसिटी में जो चेंज आया उसने कुछ टाइम भी स्पेंड किया, तो वेलोसिटी में चेंज आने को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो जैसे उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, हमने क्या मान लिया कि इस बॉडी ने कुछ क्या कवर किया है, एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम द फिगर, इसमें ओ ए हमने क्या माना हुआ है, यू, ए सी जो कि ओ डी के ही बराबर है, ये टाइम के बराबर होगा टी के। नाउ व्हाट इज बी, सी, व्हाट इज बी सी, this is u, this becomes v, so what is this becomes v minus u, so bc equals v minus u. Now we know that हम क्या जानते हैं, जो ये जो स्लोप बना बेसिकली किसके बेस पर बना, इस एक्सेलरेशन के बेस पर बना, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, स्लोप ही होगा। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ए बी ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Now acceleration is nothing but a will be equal to, what is slope, this upon this, it means bc upon ac, and what is bc, bc is v minus u upon ac is t, so it is equal to a, or at equal to v minus u, और v बराबर u प्लस ए टी। इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। नाउ द सेकंड वन इज, सेकंड इक्वेशन जो है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर, क्योंकि जो हमारे पास ये स्लोप है, जो इसका ये एरिया होगा, ये एरिया कंप्लीट, दिस वन, this one, and this is also an area, this one। तो रिमेंबर दैट जो एरिया होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी बॉडी का जो टोटल एरिया होता है वो उसकी कुल डिस्टेंस के इक्वल होता है। सो अगेन फ्रॉम द ग्राफ, अगेन from the graph, what is that, again from the graph, the distance s traveled by, the distance traveled by an object at time t, at time t will be equal to the area under, और एरिया कहां से होगा, ओ ए बी सी डी, it will be equal to area of OACD plus area of
ABC will be equal to. So what is S? S will be equal to here OACD जो ये शेप है किस तरह की दिखाई दे रही है? रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. सो एस इक्वल टू OA इंटू OD प्लस जो ये वाला एरिया है ये क्या है? एक तरह का ट्रायंगल है. सो व्हाट द एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ ऑफ बेस, and base is AC, and what is height? Height is BC. So S will be equal to OA is nothing but U. So U, this is T plus half of what is AC? AC is T, and what is BC? BC is V minus U. So S will be equal to UT plus half of T into what is V minus U? From here V minus U equal to 80, so it becomes 80. S will be equal to UT plus half AT square. This is the second equation of motion. Now थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज नहीं आती? टाइम नहीं आता, बट उसमें डिस्टेंस भी आती है और वेलोसिटीज भी आती हैं. सो क्या करेंगे? जो टाइम है हमारे पास उसको रिप्लेस करेंगे. टाइम को क्या करेंगे? हम रिप्लेस करेंगे किससे? V माइनस यू अपॉन ए से. देखें अगेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the object at time t will be equal to area of trapezium. And trapezium क्या है यहाँ पर? OABD. जो ये शेप एक ट्रेपेजियम की शेप है. ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो दो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स वो आपस में कैसे होंगे? पैरेलल. सो ये दोनों साइड OA और BD आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं. सो दिस इज ए ट्रेपेजियम. सो S will be equal to what is the area of trapezium? Area of trapezium will be equal to half of sum of parallel sides. What is the parallel sides? AO plus BD or DC, sorry BD into height. So here sum of parallel sides half of into what are the sum of parallel sides? This plus this. So this is U and this complete is V. So U plus V, or we can write it as V plus U into height is nothing but this is height and height is equal to T. Now we replace T. S will be equal to half of V plus U into V minus U upon A. S will be equal to V square minus U square upon 2A. This becomes square difference formula. So what we get? V square minus U square बराबर 2AS. This is the final expression. एक बार दोबारा देख लेते हैं इन तीनों इक्वेशंस को. हमने क्या किया? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये मान ले कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली कहाँ पर है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो वो कुछ ओरिजिन से ऊपर से उठकर स्टार्ट होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि जो हमारे इक्वेशंस है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए हैं. इस केस में जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप दिया हुआ बेसिकली एक्सेलरेशन से ही बना है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो स्लोप होगा लाइन AB का किस ग्राफ के थ्रू? VT के थ्रू. सो स्लोप बना कैसे है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. रिमेंबर दैट दिस स्लोप आल्सो रिप्रेजेंट्स एंगल. दिस इज नथिंग बट थीटा. हमारे यहाँ पर कोई इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, बट
इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर भी होगा। सो जो एक्सेलरेशन होगा ए वो बेसिकली किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर भी होगा। सो ध्यान रखें, अगर आपको कभी एंगल दे दिया जाए और क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ ऑब्जेक्ट का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे एरिया को कवर किया। इस पूरे जो ये टोटल एरिया होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बॉडी द्वारा चली गई कुल डिस्टेंस को कवर करेगा। इसको दो हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर दिया सेकंड इक्वेशन के लिए, और फिर थर्ड इक्वेशन के लिए हमने इसी एरिया को एक पूरे की पूरी शेप को क्या मान लिया, ट्रेपेजियम मान लिया। उसको लेकर के हमने इन तीनों इक्वेशंस को कैलकुलेट किया। सो हमने तीनों मेथड पढ़ लिए इक्वेशन ऑफ मोशन के। कौन कौन से, सिंपल मेथड जो हमने फॉर्मूले से यूज किया, दूसरा कैलकुलेशन मेथड जिसमें हमने इंटीग्रल का यूज किया, और थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड। नाउ क्या होगा अगर कोई, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से चेंज होती हैं, और उस कंडीशन में कौन सा फिजिकल फिनोमेना अराइज होता है, इसको भी देखेंगे। अभी तक हम जानते हैं जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन रेक्टिलिनियर केस में कौन कौन सी पढ़ी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमने अभी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी डिस्कस की हैं, तीनों के तीनों मेथड से। अब क्या होगा, जैसे कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे की तरफ को आएगा, नीचे की तरफ को आएगा। तो क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट है इनिशियली ये 0 वेलोसिटी पर था, जब ऊपर से छोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी, मतलब वेलोसिटी v में कन्वर्ट होगी। और अगर वेलोसिटी v में कन्वर्ट हुई तो क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा a, बट ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस करा कौन रहा है, तो आंसर है कि जो ग्रेविटी होती है आपके पास, ग्रेविटी वो क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है, अपनी तरफ इसको खींच रही है। इसका मतलब जो ग्रेविटी है ये एक तरह का इस बॉडी पर क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक, तो अगर कोई किसी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई हो, किसके द्वारा, अर्थ द्वारा, तो उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये बॉडी कहां से कहां आती है, ऊपर से नीचे आती है। और जो एक्सेलरेशन होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर हमने जो फोर्स लगाई है वो किसी बॉडी पर सामने तरफ को लगाई है, तो इसमें एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हुआ। इसमें जो फोर्स लगी है वो अपने आप लगी है ग्रेविटी के द्वारा। तो रिमेंबर दैट जब हम अर्थ की सरफेस पर ऊपर या नीचे मूव करते हैं तो जो एक्सेलरेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेविटी में, जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और ये घटना जो अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे अपने आप आती है तो इस घटना को फ्री फॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्री फॉल। रिमेंबर दैट फ्री फॉल वो घटना होती है जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है, किस फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, अंडर कंडीशन उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस वर्क ना करे, तब हम उस घटना को क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। सो इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा कि फ्री फॉल होता क्या है। फ्री फॉल, फ्री फॉल
What is free fall? When a body falling freely when a body falling freely towards the surface of earth under the effect of gravity, no other forces are act. अगर कोई बॉडी फ्रीली है सरफेस के अर्थ पर आ रही है किसके इफेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन the body is said to be then the body is said to be free fall. तब उस बॉडी को क्या कहा जाता है? फ्री फॉल कहा जाता है। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी क्या कहलाती है? फ्री फॉल कहलाती है। और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इस केस में वो क्या रहता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड the acceleration produced by the earth is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g and its value near the surface of earth is this. So free fall क्या होता है? अगर कोई बॉडी फ्रीली अर्थ की तरफ को आ रही है केवल किसके इफेक्ट में? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। नाउ यू नो व्हाट इज ग्रेविटी। तो और रिमेंबर दैट किस पर और कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो तब हम इस तरह की जो बॉडी है उसको क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। और जो फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बाय द अर्थ वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट्स वैल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने ये कहा कि जो g की वैल्यू है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है? 9.81 है। इसका ये मतलब है कि g की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होगी। इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम ग्रेविटेशन कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे तब इसमें देखेंगे कि g किस तरह से प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अर्थ का जब रोटेशन हो रहा है तब ये किस तरह से वेरी करेगा। बट नाउ वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या होगा कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे फ्रीली मूव कर रही है तो किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन बदलती हैं? सी दिस इज फ्री फॉल। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है व्हेन द बॉडी moves down or when the body moves up. So remember that इसमें कुछ हम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ना कवर करके हाइट कवर कर रहा है तो s should be replaced by h। u और v में कोई चेंज नहीं है
एंड एक्सेलरेशन शुड बी चेंजेस इनटू, क्योंकि बॉडी फ्री फॉल हो रही है, अपने आप नीचे आ रही है, सो एक्सेलरेशन कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटी g. नाउ दिस इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस gt, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर and v square equal to u square plus 2gh. These are the equation of motions when a body falling down. क्या होगा अगर बॉडी ऊपर जाएगी तो अगेन s is replaced by h but acceleration is replaced by negative g. भाई क्योंकि अब जो हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा रहे हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट प्रोड्यूस करा रहे हैं. ये ग्रेविटी है, अर्थ है, अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है तो g प्लस होगा जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी. जब हम इसको ऊपर तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, जो फोर्स है ग्रेविटी द्वारा फोर्स प्रोड्यूस होता है हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं. और जब किसी बॉडी पर अगेंस्ट फोर्स काम करती है तो जो वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. रिमेंबर दैट एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय g. सो how they are changes, v equal to u minus gt, h equal to ut minus half gt square, v square बराबर u square minus 2gh. अगर कोई बॉडी एक सर्टेन हाइट पर है तो व्हाट इज जीरो, u इज जीरो. रिमेंबर दैट अगर कोई बॉडी एक सर्टेन हाइट पर है, वहां से छोड़ा गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी. इन द सेम वे अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है, ऊपर की तरफ फेंका जाता है, अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड किया जाता है या ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि जब तक उसे इनिशियल वेलोसिटी नहीं मिलेगी तब तक वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा. बट हम देखते भी हैं जनरल बिहेवियर में, जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद वो बॉडी रुक जाती है. इसका मतलब जहां वो बॉडी रुकेगी हम समझ जाएंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो. तो ये भी ध्यान रखें, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, बट अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है. सो दिस इज हाउ इक्वेशन ऑफ मोशन चेंजेस व्हेन ए बॉडी फ्रीली फॉल्स. So in the next lecture we are discussing about graphs which are very important to you and they are asking in the various examinations. Thank you.